नंबर 73 होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे पहले आपकी, फिर उसके बाद आज के लेक्चर की तरफ जाएंगे। अच्छा, होम असाइनमेंट ईद के दिनों वाली है, तो वैसे तो पूरी उम्मीद है कि आपने ईद के दिनों में ही इसको निपटा लिया। हाँ जी, और नहीं तो फिर चूंकि उसको डिस्कस करना है तो मैं डेली बेसिस के ऊपर आपके असाइनमेंट, ईद वाली असाइनमेंट के कुछ, क्योंकि रिवीजन के लिए अच्छी असाइनमेंट है, उसके कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा और उनको हम डिस्कस करते जाएंगे, ताकि भाई करंट टॉपिक चल रहा है तो प्रीवियस चैप्टर की केस स्टडी या पास्ट पेपर के क्वेश्चन असाइनमेंट में देने का क्या फायदा है। ओ भाई क्या है, क्लास है, चाहे खुदा का होकर क्लास में जाए। तो प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चंस करने का क्या फायदा है? रिवीजन, शाबाश, ताकि आपके साथ साथ प्रीवियस टॉपिक्स भी रिवाइज होते रहे। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। प्रीवियस असाइनमेंट जैसे जैसे मैं आपके साथ शेयर करूं, आप उसको रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करते रहे, इससे इंशाल्लाह आपकी रिवीजन होगी। ठीक है, और जब एक कंसेप्ट चैप्टर 1 या 2 का आप पढ़ रहे होंगे तो फिर जैसे में दूसरा भी कंसेप्ट आ सकता है, वो भी रिवाइज कर लीजिएगा जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता हर रोज पूरा चैप्टर रिवाइज करें, लेकिन कम से कम जिन कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं उन कंसेप्ट्स को तो आप रिवाइज कर ही लेते हैं, वो तो रिवाइज हो ही जाते हैं। बाकी के चैप्टर में भी नजर मार ले तो अच्छा है। तो इसीलिए इस प्रैक्टिस को आपने अब एंड तक कंटिन्यू करना है, जब तक हमारा सेशन चल रहा है। डेली बेसिस के ऊपर प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन आते जाएंगे, आप लाजमी उनको अटेम्प्ट करिए। इससे इंशाल्लाह जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ऑलरेडी आपकी रिवीजन हो चुकी होगी एक दफा। ठीक है, बाकी आपने खुद से फिर रिवीजन करनी होगी। तो ये एक रिवीजन का अच्छा मौका है। इससे रूटीन के क्वेश्चन ना समझे कि कभी किए कभी ना किए, बल्कि आदत डालने के डेली बेसिस के ऊपर करते रहे, ताकि एक दफा आपकी रिवीजन सेशन एंड होने से पहले ही हो जाए जी। हाँ, साथ साथ रिवीजन करते जाए, ये ज्यादा अच्छा होता है। एंड पे रिवीजन करना आसान हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म रिटेंशन होती है मेमोरी में। जो चीज पीरियडिकली रिवाइज होती रहे उसकी रिटेंशन ज्यादा होती है हमारे माइंड में। बहरहाल चलिए, वॉल्यूम 2 है जी, चैप्टर 1 होम असाइनमेंट में से क्वेश्चन बहुत सिंपल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ में रीजन भी बतानी है। एवरी लिमिटेड कंपनी हैज टू राइट प्राइवेट विद इट। हर लिमिटेड कंपनी ने प्राइवेट नहीं लिखना होता। किसने लिखना होता है? सिर्फ प्राइवेट कंपनी ने नाम के बाद वर्ड प्राइवेट लिखना होता है। हाँ, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने नाम के साथ वर्ड प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी, लेकिन नाम के साथ वर्ड प्राइवेट नहीं बल्कि हाँ एसएमसी प्राइवेट लिखना है। वो कौन सी है? सिंगल मेंबर कंपनी। इसी तरह एक और क्वेश्चन था, शायद वो कोई एमसीक्यूज में था, या वो भी ट्रू फॉल्स था शायद, कि एवरी लिमिटेड कंपनी हैज टू राइट वर्ड लिमिटेड विद इट्स नेम। इसकी कोई एक्सेप्शन है? स्टेट द एक्सेप्शन ऑफ फॉलोइंग रूल। हाँ जी, हर लिमिटेड कंपनी ने अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखना है, ये रूल है। स्टेट द एक्सेप्शन किसने? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने। उसने अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं लिखना, तो क्या लिखना है? अनलिमिटेड। क्या? कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ट्रस्ट वगैरह नहीं लिखते, नाम के साथ नहीं लिखते, वो वैसे ही हाँ वो डिफाइन करते हैं वैसे। क्वेश्चन 8, ये भी चैप्टर 1 का ही है। प्रमोटर्स ऑफ ए कंपनी हैड एंगेज्ड ए कॉर्पोरेट लॉयर फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, टर्म्स ऑफ विच वर एग्रीड बिफोर द वर्क ऑन इनकॉर्पोरेशन कमेंस्ड। वकील को कहा भाई आगे जरा कंपनी तो इनकॉर्पोरेट करवा दे। आ गया। प्रमोटर्स डिड नॉट, कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो गई। प्रमोटर डिड नॉट सेटल द लॉयर्स फीस उन्होंने सेटल नहीं की। एक्सप्लेन वेदर लॉयर्स कैन क्लेम द फी फ्रॉम द कंपनी आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। वन वर्ड आंसर इसका है नो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस वक्त कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ, और जो एग्रीमेंट उसकी इनकॉर्पोरेशन से एग्जिस्टेंस से पहले हैं उनके लिए कंपनी लायबल नहीं है। हाँ, एक रास्ता है, मार्क्स ज्यादा है तो वो हमें रास्ता भी लिख देना चाहिए। क्या है रास्ता? वो अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिख दिया जाए कि प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कंपनी पे करेगी, तो फिर उसका कंपनी लायबल हो जाए। क्योंकि जैसे ही मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर होते हैं वो कंपनी पे बाइंडिंग हो जाते हैं। तो जब आर्टिकल्स कंपनी पे बाइंडिंग होंगे तो ये उन्हीं आर्टिकल्स में जब एक्सपेंसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की बात की होगी, वो भी कंपनी पे बाइंडिंग हो जाएंगे। चलिए, तो ये समझ आ गया आपको? ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ था। शाबाश। अच्छा, वो स्टूडेंट जो मुझे इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स बताए, हाथ उठा के, पहले हाथ उठाना। इनकॉर्पोरेट, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने इसके स्टेप्स हमने पढ़े हुए हैं। हाँ, मुझे याद नहीं, शायद चैप्टर 1 या 2 में पढ़े, शायद चैप्टर 1 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को याद हो सुनाइए और इनाम पाइए। किसी क्लास, कोई माई का लाल नहीं है क्लास में,
कोई नहीं, बस यही नहीं किया, बाकी सारा किया। एग्जाम में भी बैठ के बाजू का यही जेल में आता है। दो चीजें जेल में आती हैं इस सवाल अक्सर, ये भी सिलेबस में था और दूसरा बस यही नहीं किया था कि ये कौन सा आई कैप ने पूछ लेना है। और आई कैप को पता है कि किस कंसेप्ट को पढ़ के आपके जहन में ये सवाल आता है। आई कैप को पता है कि ये कौन सा आई कैप ने पूछना है। कैसे पता है? आई कैप का पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ज्यादा है। ठीक है, आई कैप का एक्सपीरियंस आपके। जी चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, शफीक एंड राहत इंटेंड टू एस्टैब्लिश ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन लाहौर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल ऑयल अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। एडवाइज देम विद रिगार्ड टू फॉलोइंग फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग द नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए? जी मेरे भाई, नाम सेलेक्ट बताया था ना, बताया नाम सेलेक्ट कर, कोई भी नाम सेलेक्ट रख सकते हैं, कोई से पंडित से पूछ ले, पंडित जी क्या नाम रखें, शुभ सा नाम, ऐसे करेंगे क्या? क्या रूल्स है? फिर रजिस्ट्रार के पास जाना है, लेकिन नाम रखने से पहले किन असूलों को फॉलो करना है? नेम रिजर्व करवाना, वो तो आप स्टेप्स बता रहे हैं ना, जब स्टेप्स पूछा था तब बताया नहीं नेम रिजर्व करवाना है। नेम रिजर्व करवाने के लिए नाम सेलेक्ट करना जरूरी है, तो वो नाम कैसे सेलेक्ट करते हैं मेरा भाई ये बता दे। पहले किसी ने रखा ना वो नाम, कैसे होती है ये हाल है आपका। कंपनी के नेम से और किसी की रिलीजियस फीलिंग। हाँ जी, डुप्लीकेट नाम ना हो, रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड ना करता हो, इनएप्रोप्रिएट ना हो, रिलीजियस फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड वाला ना हो। एससीसीबी से, एससीसीबी में रिस्ट्रिक्टेड वर्ड की लिस्ट बताई हुई है ना। कनेक्शन, ये कंसेप्ट दूसरा आ गया। दो कंसेप्ट है, दोनों इकट्ठे एक ही जगह पे लिखे हैं, लेकिन दोनों फर्क है। एक कंसेप्ट है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर सेलेक्टिंग नेम, और एक है कि वो कौन से नेम है जो सेलेक्ट करने से पहले कमीशन की अप्रूवल जरूरी है। दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। तो फैक्टर टू बी कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग, ये तो वाकया डुप्लीकेट ना हो, रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड ना करता हो, इनएप्रोप्रिएट ना हो, वगैरह वगैरह। नेम्स विच में रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन, ये कौन बताएगा? हाथ उठाइए, हाथ जिसको भी आता है हाथ उठा ले। कोई भी नहीं, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। पैटर्न इज फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वाला बताया पॉइंट 50 नहीं, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन। फिर और एनी कनेक्शन विद कॉर्पोरेशन सेट अप बाय और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। बिजनेस रिक्वायरिंग अप्रूवल, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। मुदारबा मैनेजमेंट वाला पॉइंट था है पक्का? अच्छा, मुदारबा मैनेजमेंट वाला वो किस जगह पे पॉइंट था? नहीं, नाम के अलावा भी और जगह पे था। अभी मेरा ख्याल है कुछ 2-3 दिन पहले पढ़ा। हाँ जी, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में क्या मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के जो मुदारबा फ्लोट करती है वो आपस में एसोसिएटेड होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई नहीं बोलेगा। हाँ लेक्चर में शाबाश, ये हाल है आपका। बस यही तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपकी इस तरफ के रिवीजन करते रहे। क्वेश्चन 2 क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम याद नहीं आपको, वो अलग बात है, लेकिन लिखना क्या है ये पता चल गया। The auditors of Afridi Cables Limited are facing difficulty in holding the board meeting due to quorum requirements. Quorum requirement उनकी पूरी नहीं हो रही। ये जनरल मीटिंग की बात कर रहा है कि बोर्ड मीटिंग की? बोर्ड में कहाँ लिखा हुआ है? बोर्ड मीटिंग। हाँ, याद है आपको उसे केस स्टडी में, सोशल कंपनी की केस स्टडी में लफ्ज बोर्ड उसके ऊपर हम फंस गए थे कि बोर्ड ऐड करना चाहता है मेंबर को कंपनी के बोर्ड में, तो इसमें बोर्ड से क्या मुराद था? डायरेक्टर्स। इधर डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी के बोर्ड में शामिल है, दोनों एसोसिएटेड हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। कैसे हो गई? पीले यार, ऐसे ना कर, और ये भी पीले जी। तो बोर्ड में तो क्या हुआ? कॉमन डायरेक्टरशिप एसोसिएटेड होगी, तो बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अकॉर्डिंग टू कंपनीज आर्टिकल्स, quorum ऑफ द मीटिंग शैल बी एट लीस्ट 7 डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन पर्सन। कोरम से मुझे कोरम याद आ गया। अफरीदी केबल लिमिटेड ये कंपनी है,
इसका लॉ के मुताबिक कोरम क्या, ये तो आर्टिकल में उसने लिखा है ना साथ प्रेजेंट, लॉ के मुताबिक कोरम क्या, हाथ उठाए कोरम बताएं 100 रुपए नहीं, सिर्फ जिसको आता है हाथ उठाए शब्द 1/3 or 4 विच एवर इज हायर। क्या गलती की इन्होंने, लिस्टेड नहीं बताया। चले अज्यूम कर ये लिस्टेड का बताया, अनलिस्टेड का एज पर आर्टिकल, और एक और भी था इन केस ऑफ कैजुअल, शाबाश रिमेनिंग डायरेक्टर, शाबाश हाथ उन्होंने उठाया था। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस भी, अगर कंसेप्ट आता हो तो कॉन्फिडेंस भी तो हो कि हमें कंसेप्ट आता है। तो ये कोरम याद आ गया। लिस्टेड कंपनी केस में 1/3 or 4 विच एवर इज हायर, अनलिस्टेड के केस में एज पर आर्टिकल, और इफ टू फिल कैजुअल वैकेंसी तो जितने भी रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं वो कोरम होगा फॉर दिस पर्पस ओनली, कैजुअल वैकेंसी फिल करने को। याद है ना कैजुअल वैकेंसी क्या होता है? वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होती है, 3 मेंबर होते हैं, वही डायरेक्टर होते हैं और एक ही डेथ करवा देते हैं। तो अब तो अगर कैजुअल वैकेंसी नहीं फिल करेंगे तो कोरम कभी सारी जिंदगी नहीं पूरा होगा। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है 7, तो ठीक है हायर अगर हो 1/3 or 4 विच एवर इज हायर, ये लॉ ने कहा है, उससे भी ज्यादा रखना चाहते हैं तो रख लें। उसने कहा 7, हमने कहा ठीक है। दे हैव नाउ डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट द कोरम टू 5 डायरेक्टर्स, वो 7 से 5 पे आना चाहते हैं। पहली चीज, क्या इसमें कोई लॉ की वायलेशन तो नहीं हो रही? क्योंकि अगर लॉ की वायलेशन हो रही है तो कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन पास नहीं की जा सकती। नहीं, लॉ इजाजत देता है 5 तक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसने नहीं बताया लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, दोनों सूरतों में कर सकते हैं क्योंकि 4 की लिमिट है, वो 5 कर रहे हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर अल्टरेशन ऑफ कंपनीज आर्टिकल्स इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द कोरम एट 5। रिक्वायरमेंट उसने पूछी कुछ और ले, कभी हमारे जहन में डायरेक्टर्स आ रहे थे, कभी कोरम। उसने कहा आर्टिकल्स की अल्टरेशन कैसे होगी ये बताओ। तो कैसे होगी आर्टिकल्स की अल्टरेशन? ये भाई ये तो आसान है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी, बस होगी पास, बस। अच्छा देखें, मार्क्स ज्यादा है, सिर्फ जनरल मीटिंग और स्पेशल रेजोल्यूशन से काम नहीं बनेगा। क्या आपको सारा नोटिस से स्टार्ट करके रजिस्ट्रार तक बात नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग बात कर ले? नोटिस से शुरू करके रजिस्ट्रार तक बात करनी चाहिए कि सिर्फ मीटिंग और स्पेशल रेजोल्यूशन की। हालांकि सबसे अहम स्टेप यही है मीटिंग और स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन चूंकि मार्क्स ज्यादा हैं सारे प्रोसीजर बाकी के पूरे करने चाहिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा, नोटिस से याद आ गया, जनरल मीटिंग का जब नोटिस इशू किया जाता है तो उसमें कौन कौन से मैटर्स लिखे जाते हैं? कोई से 5 मैटर्स बता दे, थे 10-12 थे, कोई से हाथ उठा के कौन बताएगा? जनरल मीटिंग से पहले नोटिस भेजा जाता है ना, उसमें कुछ मैटर्स इंक्लूडेड होते हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हुए हमने? हाँ शाबाश। क्या चीज? कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर बिजनेस होता है ना, नहीं होता क्या? ठीक ठीक बताया। एक वो हो गया ना, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट और फाइनेंस, ये एक ही समझ माने ना, 5-3 तो ना माने, ये तो जाती है एक। और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिविडेंड। अच्छा ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस की 5 एग्जांपल तो ना दे, ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होगा, एक एग्जांपल काफी हो गई, अब अगली एग्जांपल दे। समझ रहे हैं? नोटिस और नोटिस के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस इंक्लूड होगा, ये आपका एक पॉइंट समझा। अब अगर ऑर्डिनरी बिजनेस में हर एक एग्जांपल आता है वो 5 तो लेना होंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा। समझ रहे हैं? नोटिस में ऑर्डिनरी बिजनेस आएगा एक, और स्पेशल बिजनेस बोलते खुदा का होकर, ऑर्डिनरी के साथ ऑर्डिनरी आएगा, स्पेशल भी तो आएगा। अगर है 2 स्पेशल जो रेजोल्यूशन पास होनी है उसका ड्राफ्ट, इसका ड्राफ्ट। अच्छा कॉमन सेंस में इस्तेमाल लेगा। और भाई कोई डेट टाइम प्लेस यही लिख दे, वो प्रॉक्सी फॉर्म की बात लिख दे, वीडियो लिंक की बात लिख। यार ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। अच्छा चले बड़ा कंसेप्ट, छोटा सवाल पूछ लेता हूं। नोटिस ऑफ एजीएम में, नहीं मुश्किल करते हैं, नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में प्रॉक्सी से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आएगी? हाथ उठाना है, हाथ उठाना है, हाथ। शाबाश, आपने प्रॉक्सी फॉर्म अटैच होगा, शाबाश। 3 चीजें थी बस। क्या
प्रॉक्सी फॉर्म अटैच होगा, दूसरी दफा भी कर दिया। और राइट्स, किसके राइट्स? एक प्रॉक्सी के राइट्स। अब प्रॉक्सी के राइट्स में बताएं। टू स्पीक, टू वोट, टू अटेंड जनरल मीटिंग। शाबाश, दो चीजें बता दी। प्रॉक्सी फॉर्म बता दिया, अब और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। 100 रुपए का सवाल। प्रॉक्सी फॉर्म बता दिया और राइट्स ऑफ प्रॉक्सी बता दिए। एक चीज रह गई, वो बता दियो। और नाम आपका राइट, वो तो प्रॉक्सी का राइट आपने बता दिया। राइट ऑफ मेंबर, कौन सा राइट? 2 पॉइंट प्रॉक्सी। शाबाश शाबाश। 3 चीजें, प्रॉक्सी फॉर्म, प्रॉक्सी के राइट्स और मेंबर का राइट 2 पॉइंट प्रॉक्सी। 3 चीजें। शाबाश शाबाश। अच्छा, उसी नोटिस के अंदर अगर स्पेशल बिजनेस हो, जो कि होगा, तो उस स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन होती है। रिवीजन है ना? हाथ उठा के जी भाई। क्या क्या मामला डिस्कस हो सकता है वो लिखा होगा, मतलब कि जो मामला डिस्कस होगा वो जी। स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है? कोई माई का लाल क्लास में जो मुझे ये बताए, नोटिस के साथ अगर स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस होना है मीटिंग में, स्पेशल बिजनेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन नोटिस में इंक्लूड होगी? कोई नहीं। माई का लाल है? छोटे होते बहन भाई से लड़ाई होती थी ना, तो कहते थे छोटे बहन भाई को तुम। ये रिकॉर्डिंग भी खत्म? रिकॉर्डिंग चालू है सर जी? आवाज भी जा रही है? हाँ, बेहतरीन। हाँ, तो मैं कह था छोटे होते ना, हाँ, तो छोटे भाई को कहते, छोटे बहन भाई को लड़ाई होती थी, और तुम्हें तो हम अबू कूड़े से उठा के लाए थे। हैं? तो जो माई का लाल होता है ना, माई का लाल, वो याद करके आता है कंसेप्ट, और जो याद करके नहीं आता नहीं। तो ये पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ हमने? शाबाश। चलिए, तो कोरम से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स है वो समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था असाइनमेंट में? क्वेश्चन 9 देखिए कौन सा है। हाँ, इसमें जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है हमने, उसमें आप बता सकते हैं कि 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स। अफेक्टेड क्लास नहीं बताना, क्योंकि किसी मेंबर के राइट्स तो अफेक्ट हो ही नहीं रहे इसमें। क्या इसमें सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करेंगे जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोरम चेंज हो रहा है? क्या इसमें सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करेंगे कि अफेक्टेड क्लास 3/4 मेजोरिटी वाली बात भी करेंगे? अफेक्टेड क्लास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेंबर के राइट्स तो वेरी हो ही नहीं रहे भाई। ठीक है, मेंबर के राइट्स नहीं वेरी हो रहे जी। और अगला क्वेश्चन भाई। नहीं, चलिए वो मैं देख लेता हूँ उधर से। कल नहीं कर लेना। A company is intending to borrow rupees 100 million from a bank, having complied with the prudential regulation. On examination of its memorandum, bankers find that the same does not contain a clause for borrowing. उसने कहा भाई ये आपके मेमोरेंडम में तो borrowing clause है ही नहीं। The company responds by saying that this was due to an error in drafting of memorandum and commits to make the requisite change therein to the forthcoming AGM. उन्होंने कहा सर गलती हो गई, गलती से रह गया, अगली AGM में हम इसको इंक्लूड कर देंगे चेंज करके। बैंक प्रोसीड विद डिसबर्समेंट ऑफ द लोन, डिस्कस द लीगैलिटी और अदरवाइज ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ, डीम पावर है, इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इंक्लूड होना जरूरी नहीं। क्लियर? तो ये क्या जो बैंक ने लोन दिया वो ठीक ही है? बिल्कुल ठीक है। चले बस ये खत्म हो गया। इतने से सवाल थे, छोटे छोटे सवाल थे। ठीक है, इसी तरह आज की असाइनमेंट आज करके आनी आपने इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और जो माइका लाल होगा वो तो जवाब दे देगा। चले, अच्छा, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 का टाइटल है अकाउंट्स एंड रिटर्न एनुअल। ये असल में रिलेट करता है कि कंपनी ने अपनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अकाउंटिंग में आप इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि कंपनी ने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है रूटीन में, रोज का रोज। ये रिकॉर्ड जर्नल लेजर ट्रायल कब करना होता है? रोज का रोज। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करनी होती हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंज इन एक्टिविटी, नोट्स टू अकाउंट शामिल है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है ना, ये
पीरियड के एंड पे करनी होती हैं। और जो बुक्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं उसको, बुक्स या बुक्स साथ साथ रोज का रोज। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी चीजें मुराद है? ये जर्नल, लेजर, ट्रायल, टी अकाउंट, कैश का, सेल, परचेज, एसेट, लायबिलिटी, ये टी अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन जर्नल, बुक्स ऑफ अकाउंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर करनी है? पीरियड के एंड पे। अब ये आपने अगर शायद पढ़ा हो अकाउंटिंग में कहीं कि ज्यादातर कंपनीज साल के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं, उन्हें कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं वो साल खत्म होने से पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं। 3 महीने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने कभी अकाउंटिंग में नाम सुना है? बेहतरीन हो, ये कंसेप्ट वही है। ये कंसेप्ट आपको बताता है लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी में क्या अप्लाई होती हैं बुक्स के हवाले से, नंबर 1। नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। और नंबर 3 एनुअल रिटर्न के हवाले से। एनुअल रिटर्न क्या है? ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी ने साल के बाद रजिस्ट्रार को जमा करवानी है। एनुअल रिटर्न क्या है? ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी ने साल के बाद रजिस्ट्रार को जमा कर। तो जो चैप्टर 11 है ये 3 चीजें को डिस्कस करता है। बुक्स या जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न। फिर से चैप्टर 11 किन 3 चीजों को डिस्कस करता है? बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं। और जो एनुअल रिटर्न है ना, ये एनुअल रिटर्न है, इसको टैक्स रिटर्न नहीं समझना। ये एनुअल रिटर्न है, टैक्स रिटर्न जाती है एफबीआर को, ये एनुअल रिटर्न है रजिस्ट्रार को जाएगा। ठीक है, तो आज बताइए कहां से शुरू करें हम? बुक्स से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि एनुअल रिटर्न से? चलिए बुक से कर लेते हैं। बिल्कुल तरतीब ही यही बनती है, तरतीब यही बनती है, बुक्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहली चीज आपको बुक्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है ये पता चल गया? चलिए, अच्छा स्टार्ट में आपको एक एग्जांपल दे रहा है, बुक्स एंड पेपर्स। भाई बुक्स एंड पेपर्स में और बुक्स में क्या फर्क है? आपको हेडिंग बता रही है कि बुक्स एंड पेपर, इस एक फ्रेज में बुक्स ऑफ अकाउंट भी शामिल है और कोई और कागजात भी शामिल है। वो कौन से? बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, इन्होंने कुछ मजीद, अच्छा खुद बताइए, अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन होता था ट्रेडिंग का, एक होता था मैन्युफैक्चरिंग का, कौन सा ज्यादा मुश्किल होता था? क्यों मैन्युफैक्चरिंग का? क्यों? उसमें काफी सारी चीजें आ जाती थी, फैक्ट्री ओवरहेड भी आ। ये जो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ये है कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड। तो कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना है, लेकिन ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने मेंटेन करना होता है। किन्होंने? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। फिर इसके बाद मिनट्स, रजिस्टर्स, वाउचर्स, ये भी तो मेंटेन करने हैं। आपका क्या है कंपनी? हाँ, ये पेपर में शामिल है। भाई मीटिंग के मिनट्स मेंटेन करने होते हैं ना, मीटिंग के मिनट्स मेंटेन करने होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स मेंटेन करने होते हैं फिजिकली 10 साल और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंटली। और जनरल मीटिंग के फिजिकली 20 साल, इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। तो वो कहाँ पे आएंगे? वो अकाउंट्स में आएंगे, अकाउंट्स की डेफिनेशन में, बुक्स की डेफिनेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में, या एनुअल रिटर्न में? कहीं भी नहीं, वो पेपर हैं, वो बुक्स एंड पेपर्स की डेफिनेशन में आएंगे। तो बुक्स एंड पेपर्स की डेफिनेशन में 3 चीजें हैं, बुक्स भी हैं, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड भी है, और मिनट्स, रजिस्टर वगैरह वगैरह वगैरह, वाउचर्स वगैरह। वाउचर्स वगैरह होता है रसीद। जी किस टाइप? अभी बताते थे, कंपनी में आप सीए फॉर एग्जांपल पे 1-2 टाइम्स अभी रहती है, क्वालिफाइड नहीं है, सीएफओ की पोस्ट नहीं मिल सकती, उन्होंने कहा ड्राइवर की पोस्ट खाली है। आपने कहा चल कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ चलता रहे। सुबह सीएफओ ने कहा ये ले भाई, जाके 500 का पेट्रोल भरवा के ला। आप गए उधर, आपने 500 का पेट्रोल भरवाया। अब सीएफओ ऑफिस में बैठा, उसे कैसा पता चलेगा 500 का भरवाया कि 400 का? रसीद लेंगे, हाजा पेपर, ये है रसीद। ये जो कह रहा है ना वाउचर, वाउचर, वाउचर से मुराद ये रसीद है, इसको कहते हैं वाउचर्स। हर टाइप के वाउचर, वाउचर सेल्स का भी होता है, परचेज का भी होता है, एक्सपेंस का भी होता है, इनवॉइस वगैरह इसमें शामिल हो। तो अब समझ आ गया आपको कि 3 चीजें देखिए, चैप्टर 3 चीजों को डील कर रहा है, बुक्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और एनुअल रिटर्न को। हाँ, बुक्स को डिस्कस करने से पहले उसने बुक्स और बुक्स एंड पेपर्स में फर्क आपको बताया कि बुक्स एंड पेपर्स की डेफिनेशन पूछे तो उसमें 3 चीजें हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
बुक्स तो है ही है। और पेपर में कौन कौन सी है? बुक्स के बाद कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड और मिनट्स ऑफ मीटिंग और वाउचर और रजिस्टर वगैरह वगैरह वगैरह। भाई क्लियर? तो बुक्स एंड पेपर्स की डेफिनेशन समझ आ गई। अब इसको लगाते हैं साइड पे, असल काम की तरफ आते हैं। असल कंसेप्ट क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये निमट गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहला कंसेप्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते क्या, ये समझ आ गया आपको? जर्नल लेजर ट्रायल, कैश रिसीव्ड की एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट या सेल्स क्रेडिट कहां पास होगी? बुक्स में। ठीक है। और फिर उसके बाद डेटर्स का टी अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है। yes, हर सेल का, परचेज का, एसेट्स लायबिलिटीज का, वो टी अकाउंट क्या कहलाते हैं? बुक्स। ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस कंपनी ने मेंटेन करने हैं? एवरी कंपनी ने मरते दम तक मेंटेन करने हैं। जब से जिंदा हुई, स्टार्ट से लेके मरते दम तक। जब कंपनी आखिरी सांसें ले रही होती है ना, तो उस वक्त एक कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करता है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, ताकि वो कंपनी के एसेट्स बेच के लायबिलिटीज पे कर सके। हमारा लास्ट चैप्टर 12 उसी के ऊपर बेस कर रहा है। इवन लिक्विडेटर ने भी बुक्स मेंटेन करनी है, ताकि पता चले जो लिक्विडेशन का प्रोसेस है वो भी फेयर था, हर चीज रिकॉर्ड हो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसने मेंटेन करनी है? हर कंपनी ने भी। और अगर कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में है तो उसके लिक्विडेटर ने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। क्लियर हुआ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतनी अहम है। हाँ, लिक्विडेटर सिर्फ अपने उस अरसे के लिए प्रिपेयर करेगा। कंपनी ने अपने नॉर्मल रूटीन की प्रिपेयर क्योंकि लिक्विडेटर ने। लेकिन याद रखें, ऐसा नहीं है कि जिस साल की बुक्स मेंटेन की, साल खत्म हुआ बुक्स को भी फेंक दो। जिस तरह मिनट्स को रिटेन करना होता है, बुक्स को भी रिटेन करना है। कितने अरसे तक? 10 साल तक। लॉ कहता है फॉर 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक प्रिजर्व करनी है? ये 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 3 अल्फाज गौर से इनको याद कर लें, आगे चल के इसके ऊपर डिस्कशन करनी है मैंने केस स्टडी में। और 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जो फाइनेंशियल ईयर पिछले 10 है। 10 है, करंट नहीं, क्योंकि करंट इन प्रोसेस है। हाँ, ये 30 जून अगर किसी कंपनी का ईयर एंड, या 31 दिसंबर 2023 अब ईयर एंड होगा। एक कंपनी आज काम कर रही है, इसने बुक्स मेंटेन करनी है 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के। पहला प्रीवियस, लास्ट में चलेंगे ना, प्रीसीडिंग है ना पिछला। पहला साल कौन सा होगा? लेटेस्ट वाला 2023 के 2022। 2023 को शामिल नहीं करना, क्योंकि ये अभी फाइनेंशियल ईयर हुआ ही नहीं है, पूरा नहीं। ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये तो करंट फाइनेंशियल ईयर है। 2024 का 2023 होगा। चले, अब अगर यहां तक पहुंच गए तो फिर कंसेप्ट निपटा ही लेते हैं पूरा। 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है एक कंपनी का। बताइए वो 31 दिसंबर 2012 के रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। हाँ, रुके, ये चीज हिसाब लगा ले। लगाओ हिसाब, तुम भी लगाओ, मैं भी लगाता हूँ। 31 दिसंबर 2023 ईयर एंड है। 23 को तो निकाल दो, क्योंकि 23 शामिल होगा नहीं। 31 2022 का रखना है रिकॉर्ड। 21 का, 20 का, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, यानी जो 2013 जिस साल का एंड 31 दिसंबर 2013 है उसका रिकॉर्ड भी रखना है। यानी 1 जनवरी 2013 का रिकॉर्ड भी रखना है। हाँ, 31 दिसंबर 2012 का नहीं। तो अगर जगह कम है तो क्या करो? 2012, 31 दिसंबर 2012 और उसे पिछला रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन 13 का 1 जनवरी 13 का नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो 10वां प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है और 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड रखना है। क्लियर हुई है बात? तो फिर मुझे बताइएगा कि जनरल मीटिंग के मिनट्स कितने ऐसे के लिए मेंटेन करने हैं? 10 साल। ये ले 20 साल। फिर गलत, फिर फेल। डिपेंड करता है 25 साल कौन सिखा गया तेरे को। 25 कौन? ये कौन आता है जो तुझे गलत ला पढ़ा जाता है? उससे और क्या क्या पढ़ते हो? कब पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो? 25 साल कहाँ से आ गया? 25 साल तो पूरे लॉ में कहीं भी नहीं है। वो अगर फिजिकल फॉर्म में है तो 20 साल जनरल मीटिंग में। हाँ, मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा था आपकी इस तरफ के जनरल मीटिंग के मिनट्स और बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का टाइम पीरियड कुछ और है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टाइम पीरियड है। ये प्रीसीडिंग वाला है, वो सादा है। ये चर्च वाला है।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट इज इंक्लूडेड? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल क्या क्या होता है? सम बुक्स में यानी आपने किन किन चीजों का रिकॉर्ड रखना है? जो बुक्स है ना, बुक्स किन किन चीजों का? सम कहते हैं कैश को, अमाउंट को। जितना भी कैश रिसीव हुआ या जितना भी कैश पे हुआ उसका रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा। और सिर्फ ये नहीं कि अमाउंट्स लिखी जाएगी, मैटर्स यानी किस लिए, यानी जब आप लेजर बना रहे होंगे तो कैश आउट हुआ 2000 से, सिर्फ ये नहीं लिखना, डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। रिपेयर एक्सपेंस पेड, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना बुक्स में, ये है, ये वो मैटर इस वजह से लिखते हैं क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है। कैश रिसीव्ड, कैश पेड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेल्स और परचेजेस, ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी मेंटेन की जाएंगी? सम्स रिसीव्ड एंड पेड, सेल्स एंड परचेज से रिलेटेड, एवरी एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड भी। इसका मतलब है इन शॉर्ट यही कह देता कि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना है। अगर आप थोड़ा सा सोचे तो हर ट्रांजैक्शन आ जाती है। जो कैश वाली हैं वो तो पहले वाले में आ जाएंगी, और जो अक्रूवल वाली हैं वो तीसरे वाले में आ जाएंगी। इक्विटी कहाँ पे आएगी? लायबिलिटी में। इक्विटी लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है? तो तकरीबन सारी चीजें हम कवर कर देते हैं। तो कौन कौन सा बुक्स मेंटेन करनी है कंपनी ने? सम रिसीव्ड पेड along with matters, sales and purchases, assets and liabilities। और अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, माइनिंग, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, तो फिर कॉस्ट काउंटिंग का रिकॉर्ड भी, मटेरियल लेबर ओवरहेड वाला। कहाँ मेंटेन करना है ये बुक्स? रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन। और किधर करने हैं? सारी अहम चीजें रजिस्टर्ड ऑफिस में तो होती हैं। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जा सकती हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा, अच्छा ये रजिस्टर्ड ऑफिस में इसलिए ताकि रजिस्ट्रार ने जब कभी चेकिंग करनी हो ना तो रजिस्टर्ड ऑफिस छापा मारे। आपने वो पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार में एक लास्ट पावर पढ़ी होगी चैप्टर 1 में कि वो बुक्स को सीज कर सकता है। तो सीज करने के लिए किधर जाएगा? इसे रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए। किधर जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्यों? बुक्स उधर पड़ी हो। लेकिन क्या कंपनी उसके अलावा किसी और जगह पे, ब्रांच में या किसी और रजिस्टर ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे बुक्स मेंटेन कर सकते हैं? किसी फैक्ट्री में, किसी ब्रांच में कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? 2 कंडीशन। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, तो फिर रजिस्टर ऑफिस के अलावा किसी और जगह बुक्स, क्योंकि ये बुक्स मेंटेन कर रहे होते हैं डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है। दूसरे नंबर पे, रेजोल्यूशन पास होने के 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है। 7 क्यों बता? रजिस्ट्रार को क्यों बताना जरूरी समझा? तो कभी छापा मारना हो, चेकिंग करनी हो तो उसे पता हो कि अब की बार मैंने टैक्सी करानी है उबर, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं डालना। कौन सा एड्रेस डालना है? लोकेशन कौन सी डालनी है? अदर प्लेस। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस पे होती हैं। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा और प्लेस पे हो सकती हैं? हो सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब, उसका हेड ऑफिस फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस शिमला पहाड़ी के करीब, और फिर चिड़ियाघर के करीब कर लो भाई, है? सिंगापुर नहीं हो सकता। और इधर माल रोड पे एक बंदा, माल रोड पे ब्रांच है उसकी बैंक ऑफ पंजाब की, वहां बंदे ने पैसे जमा करवाए और क्लर्क कहने लगा, कैशियर कहने लगा, सर अभी ठहरे, ये चूंकि कैश मैंने रिसीव किया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करना है, मैं अभी शिमला पहाड़ी हो गया। मैंने कहा वो क्यों? सर इसकी एंट्री करनी है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उधर रजिस्टर्ड ऑफिस में है, मैं अभी इंतजार करें। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसीलिए लॉ ने इजाजत की दी है कि अगर किसी कंपनी की ब्रांचेस है ना तो वो ब्रांचेस से रिलेटेड रिकॉर्ड, कौन सा? ब्रांच में ही मेंटेन करे। और असूल भी यही बनता है, ब्रांचेस से, ताकि जो ट्रांजैक्शन ब्रांच में हो रही है वो फौरी रिकॉर्ड हो। शर्त यह है कि उनकी समरी बना के हेड ऑफिस भेजते रहे, रजिस्टर्ड ऑफिस समरी भेजते। लेकिन जो जिन कंपनीज की ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस का रिकॉर्ड, ये कंसर्न नहीं है कि वो अपना सारा रिकॉर्ड ब्रांचेस में ले जाए, नहीं। जो ब्रांचेस का रिकॉर्ड है वो ब्रांचेस में होगा, जो ओवरऑल रिकॉर्ड है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा। ब्रांचेस वाला रिकॉर्ड ब्रांचेस में, ठीक है? शर्त क्या? इसमें भी एक शर्त है, समरी भेजते, ठीक है? भी क्लियर हुई है बात? तो क्या कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह मेंटेन हो सकती हैं? ये लहदा सवाल है। और क्या कंपनी अब ब्रांच में रिकॉर्ड मेंटेन कर सकती है? ये लहदा कंसेप्ट है। ये 2 कंसेप्ट है, दोनों में फर्क है।
प्रोवाइडेड एनी अदर प्लेस प्रोवाइडेड बोर्ड रेजोल्यूशन पास, रजिस्ट्रार को 7 दिन के अंदर नोटिफाई करें। और अगर ब्रांच है तो ब्रांच ऑफिस में भी बुक्स मेंटेन की जा सकती है, लेकिन कौन सी? रिलेटेड टू ब्रांच। इसमें भी शर्त है क्या? समराइज रिटर्न है रजिस्टर्ड सेंड करते जाए। कितने अरसे तक मेंटेन करना है? 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग लिखा है, प्रोसीडिंग नहीं प्रीसीडिंग है, दोनों है। प्रीसीडिंग लास्ट वालों का, प्रीवियस वालों को कहते हैं। प्रीसीडिंग मींस प्रीवियस, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। 10 गिनने सिखा दिए आपको। आखिरी कंसेप्ट, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोई इंस्पेक्ट कर सकता है? डायरेक्टर कर सकते हैं, मेंबर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर डायरेक्टर्स मेंबर को इजाजत दे दें फिर कर सकते हैं। यस देखिए, अगर तो मेंबर्स आर्टिकल्स में लिख देना डायरेक्टर्स को बुक्स इंस्पेक्ट करने की इजाजत दी है लॉ ने, और बिल्कुल सही दी है। क्यों भला? उन्होंने खुद मेंटेन करने हैं, उनको तो इंस्पेक्टर होनी चाहिए। मेंबर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक है, बुक से ताल्लुक नहीं है। आप खुद सोचें भाई, मेंबर को इससे गर्ज तो नहीं है कि डेबिट एंट्री किधर जा रही है, क्रेडिट किधर जा रही है, डेप्रिसिएशन कब पास हो रही है, कौन कर रहा है। उन्हें तो समरी से गर्ज है जो पूरे साल की है, जो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हैरान होने की जरूरत नहीं, मेंबर्स के लिए भी कुछ है लॉ के पास। वो क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब उनके पास समरी पहुंच जाए, भाई आपके घर आपका रिजल्ट पहुंच जाए जो आपने प्रीवियस वीक में टेस्ट दिया है, काफी है कि पेपर पहुंचना भी जरूरी है। रिजल्ट है, पेपर तो आपके लिए है ना, क्या देखे क्या गलती है, मैंने कैसे इंप्रूव करना है तैयारी को। घर वालों को तो सिर्फ समरी मिल जाए कि टोटल कितने मार्क्स है, कितने, तो काफी है। तो मेंबर्स को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाए, ये काफी है ना। कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि लॉ कहता है डायरेक्टर को भिजवानी है। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट मेंबर्स को इंस्पेक्ट करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर मेंबर्स आर्टिकल्स में लिख दे, यहां डायरेक्टर्स कह दें, चलो मेंबर्स को भी ऑथोराइज कर देते हैं, फिर मेंबर बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वरना नॉर्मली इजाजत, हाँ डायरेक्टर को इजाजत है। अच्छा, किस डायरेक्टर को? अकाउंट्स को जो हेड कर रहा है वो, कि जो ह्यूमन रिसोर्स को डील कर रहा है उसको भी, सबको। तो अगर कोई दूसरा बुक्स को मेंटेन कोई और डायरेक्टर कर रहा है और कोई दूसरा डायरेक्टर उसको इंस्पेक्ट करना चाहता है, कर सकता है। सारे स्टाफ को चाहिए कि फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करें इस डायरेक्टर को, कि सर आके आप देख लें। कि वो कहे नहीं सर हमारे बॉस कहेंगे तो फिर है। वो एक आर्टिकल में मुझे याद आ गया केस, सेक्रेटेरिएट ऑफिस स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का। तो समझ लीजिए ये जितने सरकारी महकमे होते हैं ना, इनके बॉस बैठे होते हैं सेक्रेटेरिएट में। तो एक हॉस्पिटल में कुछ इन्वेस्टिगेशन का काम था, छोटा सा। तो सेक्रेटेरिएट से अथॉरिटी लेटर हमें मिला। हम एक हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल था। अब देखें, सेक्रेटेरिएट से अथॉरिटी लेटर मिला हुआ ऑफिस से। उधर गया काउंटेंट के पास, मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहने लगा सर मेरे इस हॉस्पिटल के जो उसे प्रिंसिपल बोलते हैं, जो उधर लीड कर रहा था हॉस्पिटल को, एक एमएस होता है, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो हॉस्पिटल को डील कर रहा होता है, और नॉर्मली साथ कॉलेज होता है, एमएस, वो उसे प्रिंसिपल कहते हैं, एमएस कह ले चले। उसने कहा सर मेरा एमएस कहेगा मुझे तो मैं आपको डाटा दूंगा, वरना नहीं। मैं कहा भाई ये तेरे एमएस के भी अबू एमएस है जिसकी तरफ से ये लेटर आया है, इसने मुझे अथॉरिटी दी है, तो तेरा एमएस क्यों नहीं देगा? वो भी नहीं है सीट पे, तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहता सर प्रेसिडेंट ने भी लेटर आ गया ना उसकी तरफ से, अब मैं तो इन्फॉर्मेशन तभी दूंगा जब मेरा बॉस कहेगा। सरकारी कल्चर है ना। तो मुझे ये बताइए, अगर रिसोर्स रिस्क मैनेजमेंट का डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, वो आ गया अकाउंट्स से ऑफिसर के पास कि मुझे बुक्स दिखाओ, और अकाउंट्स ऑफिसर कहने लगा सर आप ठीक है डायरेक्टर है, लेकिन मुझे जब तक मेरा बॉस नहीं कहेगा ना, मैं तब तक आपको नहीं दिखाऊंगा इन्फॉर्मेशन। क्या ये ठीक है रे? कि हर ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करे उस डायरेक्टर को जो इंस्पेक्ट करना चाहता है। फुल असिस्टेंस, अपने इमीडिएट बॉस से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लॉ एससीसीपी उसका भी बॉस है, जब एससीसीपी ने कह दिया तो एक्सेस दे। और अगर पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वो भी दिखाएं इसको। और अगर कहें नहीं मैंने तो ओरिजिनली देखना है, मेरा पेरिस जाने का इंतजाम करें, क्योंकि मेरा लीगल राइट है कि मैं बुक्स को इंस्पेक्ट करनी, लीगल राइट नहीं है। तो अगर पेरिस में ब्रांच है तो कहता है मैं पेरिस वाला रिकॉर्ड देखना है, तो उधर भिजवाना जरूरी नहीं है, उधर से कॉपी आ गई रिकॉर्ड की वो काफी है। डायरेक्टर को उधर भिजवाना जरूरी। देखिए लॉ ने प्रोटेक्ट किया, उसका राइट है, राइट मिलेगा तुझे, लेकिन कॉपी देखने से भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उधर जाने की जरूरत नहीं। हालात आजकल ठीक नहीं है उधर की, इधर ही बैठे रहो भाई। क्लियर?
ये समझ आ गया सारा। आज क्या सीखा हमने? बस शाबाश। तो मुझे बताइए ये चैप्टर 11 स्टार्ट किया, ये चैप्टर 11 तीन कौन कौन सी चीजें डिस्कस करता है? बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न। आज हमने बुक्स को स्टार्ट किया। बुक्स में बताइए क्या क्या चीजें शामिल है? सम रिसीव along with matter, sales purchase, assets liability, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कॉस्ट काउंटिंग कार्ड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करनी है? रजिस्ट्रार। क्या किसी दूसरे का मेंटेन कर सकते हैं? दो शर्तें हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस 7 दिन में रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है। और अगर ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। शर्त क्या है? समरी रिटर्न। रिटेंशन कितने ऐसे के लिए है बुक्स की? 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? मेंबर नहीं कर सकते अनलेस ऑथोराइज्ड बाय डायरेक्टर्स या आर्टिकल्स। और डायरेक्टर कर सकते हैं, हर डायरेक्टर कर सकता है। और ऑफिसर्स फुल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। और अगर कोई मुल्क से बाहर रिकॉर्ड है उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर जी? असाइनमेंट मिल गई आपको? असाइनमेंट जरूर, जो माई का लाल है असाइनमेंट जरूर करके आएगा और कल इनाम भी जीतेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह।